let's start today. We discuss on the model paper 2024 क्लास 10 इंग्लिश। प्यारे बच्चों, आज हम 2024 के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक है मॉडल पेपर। ये पूरा एक ऑरेंज तैयारी इस स्टैंडर्ड पर होनी चाहिए ये 2024। तो 2024 में जो पेपर हमारा आया था उस पर हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि जो पेपर है हमारा, इट हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 भागों में डिवाइडेड होता है। और इसका पार्ट ए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आधारित होता है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस पर आधारित होता है। इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और 4 ऑप्शंस उसके होते हैं, और उन ऑप्शंस को आपको सही ऑप्शन उसमें से सेलेक्ट करना है, चुनना है, और उसका आंसर आपको OMR में फिल करना है, ब्लैक करना है। उसके बाद इस तरह से 1 बाय 1 आप 20 क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। इसमें अलग अलग टॉपिक्स पर आधारित क्वेश्चंस होंगे, कहीं पैसेज दी होगी, कुछ ग्रामर पर बेस्ड होंगे, कुछ आपके प्रोज और पोएट्री सेक्शन पर बेस्ड होंगे। तो कुल मिलाकर के हमने जो सिलेबस पूरा पढ़ा है उसी पर बेस्ड होंगे हमारे 20 MCQs क्वेश्चंस। इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पैसेज भी हैं, कुछ ग्रामर का पोर्शन है, और उनके बाद जो हमारा पार्ट बी है वो डिटेल्ड क्वेश्चन है। मेन इम्पोर्टेंट पार्ट वही है जो 70 मार्क्स का है आपका पार्ट बी, उस पर हम खास फोकस करना चाहेंगे। तो पार्ट बी की जो स्टार्टिंग है वो हमारी होती है रीडिंग सेक्शन से। इससे होती है रीडिंग सेक्शन से इसकी स्टार्टिंग होती है, और रीडिंग में एक पैसेज भी होती है जिसे हम अनसीन पैसेज कहते हैं। और वो उस पैसेज में there are 4 questions based on this passage. First we have to read it properly, and after that we have to read the questions minutely, and then try to understand the passage and answer the questions from this passage. तो इस तरह से आप सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी में मिल जाएंगे। इसी की हेल्प से आप कर सकते हैं, कुछ एज इट इज इसी में मिल सकते हैं। तो ये रीडिंग पोर्शन में सिर्फ हमारा एक ही क्वेश्चन आता है जो आपका 7 मार्क्स का है, और 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो वोकेबुलरी बेस्ड होता है, जिसमें कोई एक वर्ड दे दिया जाता है, उसका मीनिंग पूछा जाता है, यानी कि जिसे हम सिनोनिम कह सकते हैं। इस टाइप से जो है क्वेश्चन दिया होता है। और इसी का जो दूसरा पार्ट है, जैसे कि पार्ट बी को अगर हम मिनी पार्ट्स की बात करें तो रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर, इन 4 पार्टों में डिवाइड होता है। तो रीडिंग में सिर्फ एक क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं राइटिंग पोर्शन की। राइटिंग में सबसे पहले आपका आता है एप्लीकेशन या लेटर। इनमें से एक चॉइस होती है कि आप जो चाहें उस लेटर को लिख सकते हैं, उस एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन आई थी आपको, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू फुल फी कंसेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट। यानी कि फुल फी कंसेशन, आप यू आर ए स्टूडेंट, यू स्टडीड इन कॉलेज और यू हैव टू पे फीस एज पर मंथ, और जिस तरह से आपको पर मंथ फीस पे करनी होती है, लेकिन आप मेरिटोरियस तो हैं, पढ़ने में होशियार हैं, लेकिन आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, फीस नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उसके ग्राउंड पर कुछ गरीब बच्चों की फीस प्रधानाचार्य प्रिंसिपल उसको माफ़ कर देते हैं। तो उसकी एप्लीकेशन किस तरह से आपको लिखनी है, ये एप्लीकेशन आपको आई थी बोर्ड एग्जाम में, हो सकता है इस साल भी आ जाए। तो इसका पैटर्न क्या है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। यू नो वेरी वेल व्हेन यू राइट दैट, एज यू राइट द एप्लीकेशन फॉर लीव, तो सच है वी हैव टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन आल्सो। तो इस तरह की एप्लीकेशन को भी इसी तरह से स्टार्ट करना है जैसे आप छुट्टी की एप्लीकेशन लिखते हैं। सबसे पहले एड्रेस आएगा टू द प्रिंसिपल, फिर उसके बाद कॉलेज का नेम आप लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आ जाएगा, चाहे तो डेट भी डाल सकते हैं उसके नीचे। उसके बाद एड्रेस वर्ड आता है सब, या उससे पहले का आप चाहें तो सब्जेक्ट लिख सकते हैं। इट में भी राइट और रॉन्ग, सब्जेक्ट लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। तो नेक्स्ट आप सर रेस्पेक्टफुली से स्टार्ट करेंगे इसी तरह से जैसे आप करते हैं। सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज मुरादाबाद भी हो सकता है, रामपुर भी हो सकता है। वैसे आप लिखें मुरादाबाद ही आप लिखें, तो गवर्नमेंट कॉलेज मुरादाबाद। I beg to say that I studied in a government college Muradabad. I belongs to a poor family because my father is a poor farmer or a factory worker, or his income is meager. It means his income is very low, so he cannot afford my education expenses, my fee, my college fee. He cannot afford my college fee. I got good marks last year. I passed last year with first position. I got first position in my class. So I am a disciplined students on the behalf of. फिर next paragraph change करते हुए आप लेंगे, so I therefore request you to give me full fee concession on grounds of poverty and merit. तो इस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं एप्लीकेशन को फुल फी कंसेशन की। और नेक्स्ट है लेटर। वैसे लेटर कम ही चूज करें, लेकिन ये बहुत इजी लेटर है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ योर विलेज और सिटी हैज चेंज्ड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू इयर्स। किस तरह से आपके गांव के डेवलपमेंट के ऊपर आपको लिखना है। तो अपने फ्रेंड को आप लिख रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज डेवलप हुई हैं लास्ट कुछ ईयर्स में, तो इसको भी आप इजीली डेवलप कर सकते हैं। लेटर की स्टार्टिंग सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखते हैं, जो आप सेंडर्स एड्रेस आता है, यानी कि भेजने वाले आप हैं लेटर, तो उसका एड्रेस आएगा। फिर जो है एड्रेस वर्ड आएंगे, और उसके बाद जो बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या क्या हुआ उसमें, जो बॉडी है हमारी लेटर की वो डेवलप करनी होती है। कई पॉइंटों में अपने बारे में आप लिखेंगे, यू राइट अबाउट हाउ यू आर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आपका राइटिंग पोर्शन में ही एप्लीकेशन और लेटर में से एक आपने चूज कर लिया, लिख दिया। फिर आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है और पार्ट है, वो 6 मार्क्स का है, वो है पैराग्राफ। या तो एक पैराग्राफ किसी टॉपिक पर आप लिखेंगे, और या फिर लिखेंगे आर्टिकल। इन दोनों में से कोई एक आपको चूज करना होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पैराग्राफ लिखने की बात आ रही है, ऑन द रिसेप्शन ऑफ ब्राइड अटेंडेड बाय। जैसे हम किसी भी शादी में जाते हैं, तो जो ब्राइड का रिसेप्शन होता है, उस रिसेप्शन के ऊपर आप लिखेंगे, और इसके हेडिंग्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छा है, आराम से डेवलप कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, डेकोरेशन ऑफ पंडाल, स्नैक्स एंड टी, कमिंग ऑफ द ब्राइड ऑन द स्टेज, फोटोग्राफी एंड ब्लेसिंग्स, शावर्ड ऑन द न्यूलीवेड्स, और डिनर। इस तरह से ये 4-5 पॉइंट होते हैं। इन्हीं के ऊपर अगर आप चाहें तो आराम से डेवलप कर सकते हैं अपने आर्टिकल को, अपने पैराग्राफ को डेवलप कर देंगे, और ये पैराग्राफ डेवलप होकर के 80 to 100 वर्ड्स में आपका इजीली कंप्लीट हो सकता है। इसके बाद हम फोकस करना चाहेंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है जो लास्ट ईयर के इस पेपर में आया है 2024 के, और उसको मैं आपको कुछ लिखना चाहूँगा, उसमें बताना चाहूँगा कि किस तरह से जो है ये हमारे लाइफ में भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और आज के परिप्रेक्ष्य में तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और परीक्षा में तो आपको आएगा ही। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड बिहेवियर एंड कर्टियस बिहेवियर इन लाइफ। कर्टियस बिहेवियर इन लाइफ, गुड मैनर्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है गुड मैनर्स की, उस पर हम फोकस करेंगे। इसमें हेडिंग्स तो नहीं है, इसमें लिखा है अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ गुड मैनर्स। हमें गुड मैनर्स के कुछ एग्जांपल्स देने हैं, और हाउ डज कर्सी अफेक्ट अवर डे टू डे लाइफ, और किस तरह से जो हम कर्सी दिखाते हैं दूसरों के प्रति, वी यूज कर्सी इन आवर बिहेवियर, तो इट इफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत प्रभावित करती है और खुशहाल बनाती है। तो उस टॉपिक को हमने चुना है, द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स एंड कर्टियस बिहेवियर इन लाइफ। द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स
and importance and courteous behavior in life, and courteous behavior in life, ये हमारा टॉपिक है। इस पर हमें कुछ पॉइंटों में अपने आर्टिकल को डेवलप करना है। तो ये हमारा आर्टिकल कहलाता है। तो इसमें पॉइंट वाइज अगर हम लिखें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको कि गुड मैनर इज द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। बिहेवियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मैन। बिहेवियर is the introduction of a man। व्यवहार ही मनुष्य का परिचय है। ये यहाँ से गुड बिहेवियर प्लेज अ वाइटल रोल इन एन इंडिविजुअल्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। गुड बिहेवियर प्लीज गुड बिहेवियर गुड बिहेवियर यू कैन राइट इट। Good behavior plays a vital role। vital समझ रहे होंगे बच्चों, vital कहते हैं big role, बड़ा vital role in an individual's personal and professional life। Professional life, great role। Professional life, a man can have high ideals। A man should have, भी लिख सकते हैं आप, should have high ideals। हमारे कुछ आदर्श होने चाहिए। हाई आइडियल्स, हाई आइडियल्स। अ मैन शुड फॉलो द प्रिंसिपल। अ मैन शुड फॉलो द प्रिंसिपल सिद्धांत। So follow the principle simple living and high thinking। Simple living and high thinking। high thinking हमारी सोच ऊंची होनी चाहिए। Simple living and high thinking। ये पॉइंट हो गया, इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ के रूप में ही लिख देते हैं इसको। तो हाई थिंकिंग, अ पर्सन ought to obey a man ought to, a person O-U-T-H-T ought to obey, ought to obey his parents, teachers
This is the best example of a good manner. A person should be disciplined. A person should be disciplined at every step of his life, such as in his home, such as चाहे वो घर पर हो, such as in his home, in schools, चाहे वो स्कूलों में हो, and in playground also, और इन सभी स्थानों पर आपको अपने व्यवहार को, अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। A man should be punctual, अर्थात he should be punctual, हमें punctual होना चाहिए। Punctual, he should never tell a lie, he should never should never tell a lie. Should never tell a lie. Do not hurt anyone. Do not hurt anyone. किसी को आहत नहीं करना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए अपने व्यवहार से। Be helpful and sharing. Be helpful and sharing. ये आदतें बहुत अच्छी हैं, ये हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। We must use the words sorry, please, thank you, excuse me, and टाइम विश, यानी कि समय समय पर हमें विश भी करना चाहिए। टाइम विश, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जहां भी आवश्यकता हो इन शब्दों का यूज अवश्य करें।
courtesy helps to courtesy helps to create a feeling of respect, and understanding. काशी हमारे अंदर सम्मान की भावना पैदा करती है और आपसी समझ बूझ को बढ़ाती है। नेक्स्ट पेज पर we should follow the principle of Sant Kabir. We should follow the principle of Saint Kabir. Saint Kabir, कबीर का एक दोहा है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, मन का आपा खोए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, जी करे, आपहु शीतल, आपहु शीतल होय। ये बड़ा पॉपुलर दोहा है संत कबीर का, जो गुड बिहेवियर यानी गुड मैनर्स और कर्टियस बिहेवियर पर सटीक साबित होता है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। सारे जो गुड मैनर्स हैं इसी में समाये हुए हैं। किसी से ऐसा मीठा बोलो, मधुर बोलो जो आपके मन को भी अच्छा लगे और दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान करे, दूसरों को भी सुख प्रदान करे और खुद को भी आनंद दे। इस तरह के वर्ड हमें बोलने चाहिए, मधुर आवाज में मीठी भाषा का उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से ये गुड मैनर्स पर बहुत अच्छा आपका आर्टिकल था जो मैंने आपको बताया। द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, यहाँ से छोटा मोटा प्रकाश डालना चाहूंगा। बिहेवियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मैन। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका व्यवहार ही परिचय होता है। प्लेज एन वाइटल रोल इन एन इंडिविजुअल्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं वहाँ भी अच्छा व्यवहार काम आता है, और घर में है पर्सनल व्यक्तिगत रूप से भी आपका परिचय कहलाता है। और मैन शुड हैव हाई आइडियल्स, और मनुष्य को इस तरह के आइडियल्स रखने चाहिए। और मैन शुड फॉलो द प्रिंसिपल सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ऐसा गांधी जी ने भी कहा था कि हमारे विचार श्रेष्ठ होने चाहिए, रहन सहन भले ही साधारण हो लेकिन सोच ऊंची होनी चाहिए। A person ought to obey his parents, teachers and elders. A person should be disciplined at every step of his life. हर कदम पर जिस भी भूमिका में है, जिस भी रोल में है, आप उसी रोल में अपना अच्छा व्यवहार रखें। Such as in his home, चाहे वो आप घर पर हो तो भी मधुरता का व्यवहार रखें। In schools में भी, इन प्लेग्राउंड्स ऑल्सो,
तो ही शुड बी पंक्चुअल, ही शुड नेवर टेल अ लाई, उसे कभी झूठ नहीं बोलना है। डू नॉट हर्ट एनीवन, बी हेल्पफुल एंड शेयरिंग, वी मस्ट यूज द वर्ड सॉरी, प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, टाइम दिस सच एज कांग्रेचुलेशंस, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जहां भी जरूरत हो इन शब्दों का प्रयोग करें। प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, पार्डन और कांग्रेचुलेशन। कर्सिंग हेल्प्स टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। इस प्रकार से जो कर्सिंग है वो आपके व्यवहार को श्रेष्ठ बनाती है। हर जगह अंडरस्टैंडिंग, आपसी बूझ समझ बूझ और आपके अंदर एक रेस्पेक्ट की फीलिंग आती है। तो इसी तरह से, और बाकी मैंने आपको बताया ही है कि इस दोहे से तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। संत कबीरदास जी के, ही वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, और उन्होंने इसी सुधार को देखते हुए, लोगों के रेस को देखते हुए, क्रोध को देखते हुए ये दोहा लिखा था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। तो इस तरह से ये आर्टिकल मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा, आपके जीवन में भी उपयोगी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। यू शुड फॉलो दीज गुड मैनर्स इन योर लाइफ ऑल्सो, इन योर personal life and professional life also. This became these things make you a perfect person as a behavior। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा राइटिंग पोर्शन के बाद जो आता है, फिर हमारा आता है ग्रामर का सेक्शन आता है। तो राइटिंग पोर्शन इसी पे समाप्त होता है, और उसके बाद जो ग्रामर सेक्शन है उसको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और फिर आएंगे हम लिटरेचर पोर्शन पर। तो ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है। इसमें आपको पहले भी बताया जा चुका है, नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में बोल दीजिए। हाँ, और इससे आगे जो ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन पर हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, उसको आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।